नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का अपना आगे का क्लास आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और यह क्लास हमारा उपसर्ग का है। हमने अभी तक उपसर्ग में लगभग 4 क्लास का अध्ययन किया और उसमें हमने देखा कि उपसर्ग पढ़ने से हमें कितने लाभ हो सकते हैं। हमने उसी में समास का भी अध्ययन किया, हमने उसी में संधि का भी अध्ययन किया, हमने उसी में शुद्ध अशुद्ध का भी अध्ययन किया, साथ में उपसर्ग का अध्ययन किया। उपसर्ग के जो 3 भेद होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। हमने तत्सम उपसर्ग की लगभग 22 में से 16-17 का अध्ययन डीपली किया। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम तद्भव उपसर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो यह तद्भव उपसर्ग होते हैं, इसका निर्माण किससे होता है, यह पहली बात समझने का प्रयास करिए। अगर बात करें कि जो तद्भव उपसर्ग होते हैं, इसका जो निर्माण होता है, इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वह तत्सम उपसर्ग से निर्मित होते हैं। उसी का जब वह सरल रूप होता है तो तद्भव उपसर्ग का निर्माण होने लगता है। और जब निर्माण होता है तो हिंदी के शब्दों में जुड़कर अर्थ को परिवर्तन कर देता है, अर्थ को सरल कर देता है, अर्थ में विशेषता ला देता है। उसका यही काम है। हम पहले तद्भव उपसर्ग की परिभाषा हम लोग नोट कर लेते हैं, साथ में और यह समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कितने उपसर्ग हैं। तो हमारा जो हेडिंग होने वाला है यह है तद्भव उपसर्ग। उपसर्ग, चलिए आप लोग नोट करिए। अगर हम बात करें कि इसकी परिभाषा की, परिभाषा हमने जो बताया था कि संस्कृत के सरल, जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उसी का सरल रूप होता है, उसी से निर्मित होता है। और यह हिंदी के शब्दों में लगकर, आप लोग पता ही होगा कि उपसर्ग हिंदी के जो शब्द होते हैं उसके पहले लगता है और हिंदी के शब्दों में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ को सरल कर देता है, उसके अर्थ को क्या कर देता है, और आप लोग बताइए, उसको अर्थ को विशेषता ला देता है। उसका यही काम है। पहले हम परिभाषा नोट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए परिभाषा में क्या है। वे शब्दांश, आप शब्दांश भी कह सकते हैं या उपसर्ग भी कर सकते हैं। उपसर्ग जो तत्सम शब्दों या तत्सम उपसर्गों के सरल होने से बने हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग आगे नोट करिए। तथा तद्भव यानी हिंदी, तद्भव यानी हिंदी के शब्दों के पूर्व जुड़कर, आप लोग नोट करिएगा परिभाषा को, जुड़कर उनमें अर्थ में परिवर्तन या विशेषता, उत्पन्न कर देते हैं। अथवा देखिए क्या क्या परिभाषा, यह उपसर्ग लगने से क्या क्या होता है। तथा
उनसे अथवा उनसे नए शब्दों का निर्माण करते हैं या निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जो यह परिभाषा क्या कहती है, वे शब्दांश या उपसर्ग जो तत्सम शब्दों या तत्सम उपसर्गों के सरल होने से बनते हैं तथा तद्भव या हिंदी के शब्दों के पूर्व जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा उनके नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। आप लोग इसको नोट करिए और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यह देखते हैं कि जो तद्भव उपसर्गों की जो संख्या होती है कितना होती है। अगर हम बात करें कि इनकी संख्या बहुत हो सकती है। कितनी हो सकती है? तो आप लोग बताएंगे बहुत हो सकती है। लेकिन अगर आप हिंदी व्याकरण की वासुदेव नंदन की किताब पढ़ते हैं, वहां पर उन्होंने हिंदी उपसर्गों की जो तद्भव उपसर्गों की अगर संख्या की बात करें तो उन्होंने 10 माना है। कितना माना है? तो 10 माना है। आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए हिंदी उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 10 है। कितनी है? 10 है। किस किताब में बताया गया है? तो आप बताएंगे वासुदेव नंदन की एक हिंदी व्याकरण की बेहद ही अच्छी किताब है। अभी हम इसको बता रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़ा जाए हिंदी व्याकरण के लिए। आप लोग पहले नोट करिए, वासुदेव नंदन की जो किताब है वहाँ पर उन्होंने हिंदी उपसर्गों की अगर संख्या की बात करें तो 10 उन्होंने बताया है। लेकिन अगर हम बात करें कि हिंदी उपसर्गों की मूल संख्या कितनी हो सकती हैं, तो आप लोग बताएंगे बहुत सी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं उनको हम बात कर लेते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए। अगर हम बात करें जो तद्भव उपसर्ग हैं, हिंदी के जो उपसर्ग हैं जो संस्कृत से सरल हो के आए हैं, तो कौन कौन से उपसर्ग हो सकते हैं? तो आप लोग नोट करिए। पहला देखिए, एक हिंदी का उपसर्ग है अध। अगर हम बात करें कि अध, अभी हमने परिभाषा में देखा कि जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं ये संस्कृत से मिलकर आए हैं। तो यह जो अध किस उपसर्ग से बना है? आप बताएंगे अर्ध से। किससे बताएंगे? अर्ध से। चलिए, यह जो अध है यह अर्ध संस्कृत के अध उपसर्ग से मिलकर बना है। अगर हम बात करें कि अध का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे आधा। बताएंगे आधा। यह क्या होता है? यह अर्थ होता है। चलिए आगे देखिए, अध उपसर्ग से जो शब्द निर्माण हो रहे हैं तो उसमें समास कौन से हो सकते हैं? आप लोग बताइए कि उसमें कौन से समास हो सकते हैं? आप बताएंगे उसमें जो होता है कर्मधारय समास हो सकता है। कौन सा समास? कर्मधारय समास। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि अध उपसर्ग से जो शब्द निर्माण हो रहा हो कैसा शब्द होगा? आप बताएंगे वह शब्द तद्भव होगा। कैसा शब्द होगा? आप बताएंगे वह शब्द तद्भव होगा। अगर हम बात करें कि अध उपसर्ग से जो निर्मित शब्द होंगे क्या होंगे? आप बताएंगे वह विशेषण होंगे। एक उपसर्ग के साथ साथ हम इतने शब्दों का भी जानकारी रखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, एक शब्द है जल। क्या है? एक शब्द है जला। अगर हम इसमें अध उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द क्या बनेगा? तो आप बताएंगे अध जला। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर एक शब्द देखिए मरा है। क्या है? मरा।
अगर इसमें अध उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द कौन सा बनेगा, आप बताएंगे अधमरा। चलिए एक शब्द और देख लेते हैं। जैसे एक शब्द देखिए खिचड़ी है, खिचड़ी। अगर हम बात करें कि इसमें अध उपसर्ग लगाने से क्या कौन सा शब्द बनेगा, आप बताएंगे अध खिचड़ी। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए एक शब्द कचरा है, अगर हम इसमें अध उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या शब्द बनेगा, तो बताएंगे अध कचरा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए एक और शब्द नोट कर लीजिए। ये जगह अगर हम बात करें, एक शब्द देखिए पका है, अगर हम इसमें अध उपसर्ग लगा देते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे अध पका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम बात करें कि ये जो शब्द निर्माण हुए हैं इसमें समास कौन सा होगा, आप बताएंगे कर्मधारय। कर्मधारय समास इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो आप बताएंगे जिस शब्द में उपमेय और उपमान की विशेषण और विशेषता की संबंध को बताया जाता हुआ कर्मधारय समास होता है। तो इन शब्द में उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष जैसे शब्द पाए जा रहे हैं, इसीलिए इन शब्दों में कर्मधारय समास होगा। जो शब्द निर्माण हुआ है वह कैसा शब्द है, तो यह तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। और देखिए यह जो शब्द है यह कैसा, इसकी विशेषता यह क्या करेगा, यह विशेषता बताएगा। कैसे विशेषता बताएगा, जैसे अगर हम बात करें कि अधपका जो विशेषण शब्द है, कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। वाक्य में इसका प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि आम अधपका है, आम अधपका है। जो कहने का तात्पर्य आम अधपका है, जो अधपका है का शब्द बोध कराए, यह विशेषण है। जैसे अध कचरा भी शब्द क्या नाम है, विशेषण है। अध खिचड़ी भी क्या नाम है, विशेषण शब्द है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा दूसरा उपसर्ग होगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए दूसरा उपसर्ग। और जो दूसरा हमारा उपसर्ग होगा वह होगा अन। क्या होगा, अन। अगर हम बात करें कि जो अन है संस्कृत के किस शब्दों से मिलकर बना है, तो आप बताएंगे अन से। किससे, अन से। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आप ये होता है, इसका अर्थ रहित होता है। क्या होता है, इसका अर्थ रहित होगा। अब देखिए अन उपसर्ग लगाने से कौन सा समास बनेगा, आप बताएंगे अव्ययी भाव समास बनेगा। क्या कौन सा समास बनेगा, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास बनेगा। अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए अगर हम बात करें शब्द निर्माण जो होने वाला रहेगा वो कैसा शब्द रहेगा, तो आप बताएंगे तद्भव। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और जो हमारा शब्द निर्माण हो रहा है, हो के तैयार होगा, वह कैसा शब्द होगा, वह विशेषण शब्द होगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से इन सबको समझ लेते हैं। चलिए देखिए अगर हम कोई शब्द, अगर हम बात करें कि पढ़ एक शब्द है, कौन सा, पढ़। अगर हम बात करें पढ़ और शब्द है, अगर हम अन उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कैसा शब्द होगा, आप बताएंगे अनपढ़। चलिए देखिए अगर हम बात करें कि एक शब्द मेल है, कैसा शब्द है, मेल है। अगर हम इसमें अन उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा उपसर्ग, अन, तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कैसा होगा, तो बताएंगे अनमेल होगा। चलिए और देखते हैं, अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए एक शब्द देखा है, क्या है, देखा है। अगर इसमें अन उपसर्ग लगा देते हैं तो जो हमारा शब्द निर्माण होगा यह हो जाएगा अनदेखा। ठीक है दोस्तों, एक शब्द और देख लेते हैं। अगर हम बात करें एक शब्द देखिए जान है, क्या है, जान है। अगर इसमें हम अन उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बनेगा यह हो जाएगा अनजान। देखिए यह जो शब्द निर्माण हो रहा है इसमें कौन सा समास होगा, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे तद्भव शब्द है। क्या है यह शब्द, आप बताएंगे यह विशेषण शब्द है।
कैसे विशेषण है एक वाक्य के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए अनपढ़, हमने कहा अनपढ़ एक शब्द है या विशेषण है। कैसे, अगर एक वाक्य जैसे है जैसे राम अनपढ़ है, मोहन अनपढ़ है, जो अनपढ़ आ रहा है या विशेषता बताने के पर्पज से आ रहा है, इसीलिए अनपढ़, अनदेखा, अनमेल जैसे अनजान जो शब्द आ रहे हैं यह विशेषण के शब्द हैं। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला उपसर्ग की बात कर लेते हैं। जो हमारा तद्भव का या हिंदी का जो तीसरा उपसर्ग होगा वह है चौर। क्या है? चौ उपसर्ग है। अगर हम बात करें जो चौ है संस्कृत के किस उपसर्ग से मिलकर बना है, आप बताएंगे यह जो चौ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो आप बताएंगे यह चौ से मिलकर बना है। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, चौ का, आप बताएंगे चौ का जो अर्थ होता है यह चार होता है। कौन सा क्या होता है? तो आप बताएंगे चौ का जो अर्थ होगा वह चार होगा। अगर हम बात करें कि इससे निर्मित जो शब्द होंगे उसमें समास कौन सा होगा, तो उसमें इतरेतर द्वंद्व कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए। अगर हम बात करें कि जो इसके शब्द जो बनेगा कैसा होगा, तो आप बताएंगे तद्भव शब्द होंगे। चलिए अगर हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि अगर हम बात करें कि क्या इतरेतर द्वंद्व ही होगा, और भी समास हो सकते हैं। हाँ, एकदम समास हो सकते हैं। तो और कौन से समास हो सकते हैं, तो आप बताएंगे और द्विगु समास भी हो सकते हैं। चलिए कैसे होंगे अभी हम इसका निर्माण करके दिखाते हैं। अगर बात करें और भी समास हो सकते हैं, हाँ एकदम हो सकते हैं। कैसे समास होंगे, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि। ठीक है, अब कैसे होते हैं हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इतरेतर द्वंद्व का जो शब्द निर्माण होगा उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें एक शब्द देखिए 20 है। कौन सा शब्द है? 20 है। अगर हम इसमें चौ उपसर्ग लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा वह कौन सा होगा, आप बताएंगे 24। चलिए और देख लेते हैं। एक शब्द अगर हम बात करें 30 शब्द है, अगर है इसमें चौ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कैसा होगा, तो आप बताएंगे 34 होगा। चलिए देखिए, एक शब्द हमारे पास आ रहा है 60। अगर इसमें हम चौ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कौन सा होगा, आप बताएंगे 64 होगा। क्या होगा? 64 होगा। चलिए देखिए एक शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द अगर हम बात करें 80 है। 80 यह अगर हम इसमें चौ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कौन सा होगा, तो आप बताएंगे 84 शब्द होगा। देखिए यह जो शब्द निर्माण हुआ है इसमें समास कौन सा है, तो आप बताएंगे इतरेतर द्वंद्व समास है। तो द्विगु द्वंद्व समास द्विगु समास कब होता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर एक शब्द देखिए, अगर हम बात करें देखिए चौ उपसर्ग लगाने से कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि एक साथ उपसर्ग भी देखने को मिलेगा और प्लस उसी में क्या नाम प्रत्यय भी देखने को मिलेगा। देखिए यह आपके सामने है। देखिए चौ उपसर्ग लगा है और यह क्या नाम आ प्रत्यय है। इससे जो निर्माण हो रहा शब्द निर्माण होगा यह होगा चौराहा। क्या होगा शब्द? यह चौराहा होगा। चलिए और हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें चौ उपसर्ग से माँ से एक शब्द है, अगर हम आ इसमें प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बनेगा चौमासा होगा। क्या होगा? चौमासा। यह जो शब्द आ रहे हैं, यह जो शब्द आए हैं, अगर हम बात करें कि समास कौन से होंगे तो आप बताएंगे द्विगु समास होंगे। अब बहुव्रीहि समास का कैसे उदाहरण बनेगा हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर एक शब्द देखिए पाया है। क्या है? पाया।
एक शब्द पाया है, अगर इसमें हम च उपसर्ग लगा देते हैं तो जो हमारा शब्द निर्माण हो रहा है वह हो जाएगा चौपाया। कैसा शब्द बनेगा? चौपाया। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें बहुब्रीहि समास कैसे हो जाएगा। चौपाया मतलब क्या होता है? पशु होता है। क्या होता है? पशु होता है। चलिए एक और बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि एक और शब्द की, जैसे कि मांस, देखिए यह जो चौमासा है, यह जो क्या नाम है, द्विगु समास का नाम हो कि यह बहुब्रीहि समास का है। किसका है? तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास का। अगर ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यह जो है द्विगु समास ना हो कि यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं कि इसमें जो क्या नाम है द्विगु समास का जो उदाहरण बनेगा उसको भी हम देख लेते हैं। कि एक और उदाहरण बात कर लेते हैं। जैसे देखिए गुना एक शब्द है, अगर हम इसमें चौ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बनेगा चौगुना। चौगुना जो शब्द है कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे द्विगु समास का है। और जो ये शब्द निर्माण हुए हैं आप लोगों के सामने, अगर बात करें कि यह शब्द कैसा है तो आप लोग तुरंत बताएंगे यह शब्द तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और देखिए अगर हम बात करें कि इसमें समास हो सकता है तो आप लोग बताएंगे नहीं, इसमें अगर हम बात करें कि इसमें संधि हो सकती है तो आप बताएंगे नहीं, इसमें संधि नहीं हो सकती, यह संयोग है। क्या है? यह संयोग है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और उपसर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी का जो हमारा चौथा उपसर्ग होगा उसको वह देखते हैं कौन है। चौथा, देखिए चौथा उपसर्ग देखिए ती है। कौन सा उपसर्ग है? ती। अगर हम बात करें कि यह जो होता है संस्कृत के किस उपसर्ग से मिलकर बना है, आप बताएंगे त्रि से। किसके? आप बताएंगे त्रि से। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ होता है, हाँ होता है, तो क्या होता है? यह होता है तीन। देखिए अगर हम बात करें कि इसमें भी समास हो सकता है, हाँ हो सकता है। कौन कौन से समास हो सकते हैं? यहाँ द्विगु भी समास हो सकता है। कौन सा समास हो सकता है? तो आप बताएंगे द्विगु भी समास हो सकता है। और भी हो सकता है, हाँ तो बहुब्रीहि भी हो सकता है। देखिए कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। संधि हो सकती है, आप बताएंगे नहीं, यह इसमें संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। कैसा शब्द होगा? तो आप बताएंगे तद्भव। तद्भव शब्द का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा हम देखने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। चलिए देखिए, एक अगर हम शब्द की बात करें रा, अगर हम आ प्रत्यय लगा दें और प्लस इसमें ति उपसर्ग लगा दें, जो हमारा शब्द निर्माण होगा वह हो जाएगा तिराहा। क्या हो जाएगा? तिराहा। अगर हम बात करें आगे, अगर देखिए एक शब्द गुना है, क्या है? तो आप बताएंगे गुना। अगर हम इसमें ति उपसर्ग लगा दें, ति उपसर्ग लगा दें, जो हमारा शब्द बनेगा यह होगा तिगुना। चलिए आगे और देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि ति उपसर्ग लगाने से तरफ और प्लस आप प्रत्यय लगाने से जो हमारा शब्द निर्माण हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? यह क्या शब्द बनेगा? ति तरफा। चलिए एक और शब्द देख लेते हैं। जैसे एक शब्द देखिए कोना है, अगर हम इसमें ति उपसर्ग लगा दें, जो हमारा शब्द बनेगा यह होगा तिकोना। अब आप लोग समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें कि जो ये शब्द निर्माण हुए हैं इसमें समास कौन सा हो सकता है, आप लोग धड़ल्ले से यहाँ बता सकते हैं कि यह जो समास है यह द्विगु समास बन सकता है। कौन सा समास बन सकता है? तो आप बताएंगे द्विगु समास हो सकता है। चलिए अगर हम बात करें कि ऐसे और भी शब्दों का निर्माण हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं? बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जो हम लगाने से इसका निर्माण कर सकते हैं। तो और जो ये शब्द निर्माण है कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे यह जो शब्द है यह जो तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे यह तद्भव शब्द है। तो बहुब्रीहि का भी उदाहरण बन सकता है, हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है उसको भी हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। अगर हम बात करें ति प्लस
रंग प्लस आ। अब देखिए, अगर यह जो शब्द निर्माण होगा, देखिए इसमें ती उपसर्ग है, रंग मूल शब्द है, आ प्रत्यय है, जो हमारा शब्द बनेगा यह हो जाएगा तिरंगा। यह जो शब्द निर्माण हुआ है इसमें समास कौन सा होगा, तो आप बताएंगे इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी ऐसे क्या नाम है उपसर्ग हैं हिंदी के, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, एक और उपसर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। जो हमारा पांचवा उपसर्ग है यह बहुत ही सरल है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि कहीं उपसर्ग से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते रहते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है दू, क्या है आप बताएंगे दू। अगर हम बात करें कि यह शब्द किससे मिलकर बना है, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, किससे बना, तो आप बताएंगे द्रि, और आप किससे बनाएंगे, आप बताएंगे दो से मिलकर बना है। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ भी हो सकता है, हाँ अर्थ हो सकता है, तो क्या अर्थ होगा आप बताएंगे, कम भी हो सकता है और दो होगा, ठीक है। अगर चलिए देखिए, अगर हम बात करें इसमें समास भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। कौन कौन से समास होंगे आप बताएंगे, द्विगु समास हो सकता है, और भी हो सकता है, हाँ कौन हो सकते हैं, तो आप बताएंगे कर्मधारय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, अगर हम बात करें कि इसमें क्या नाम है शब्द कैसे बनेंगे, तो आप बताएंगे तद्भव, तद्भव शब्द बनेंगे। संधि होगी नहीं होगी, क्या होगा, तब संयोग होगा, मतलब जैसा आया हो वैसे आपस में जुड़ जाएगा, इसीलिए संयोग कहते हैं। चलिए हम शब्द का निर्माण करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें एक शब्द देखिए गुना है, क्या है, तो गुना है। अगर इसमें अगर हम दू उपसर्ग लगा दें, जो हमारा शब्द बनेगा क्या बनेगा, तो आप बताएंगे दुगुना। और भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक शब्द देखिए तरफ शब्द है, उसमें आ प्रत्यय है, उसमें आ प्रत्यय है। देखिए अगर इसमें हम दू उपसर्ग लगा देते हैं, तो जो हमारा शब्द निर्माण हो जाएगा वह हो जाएगा दुतरफा। क्या हो जाएगा, दुतरफा। देखिए और आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि एक शब्द है लत्ती, अगर हम इसमें दू उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द क्या बनेगा, तो यह हो जाएगा दुलत्ती। देखिए यह जो शब्द बन के हमारे सामने तैयार हो रहे हैं, यह जो शब्द हमारे सामने बन के तैयार हो रहे हैं, तो इसमें समास कौन से हो सकते हैं, आप बताएंगे सर इसमें द्विगु भी हो सकता है। तो कर्मधारय समास कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक शब्द है बल, क्या है, बल। अगर इसमें हम आ प्रत्यय लगा देते हैं प्लस दू उपसर्ग लगा देते हैं, तो हमारा शब्द कैसा बनेगा, कैसा शब्द बनेगा आप लोग बताइए। यह जो शब्द बनेगा यह हो जाएगा दुबला। चलिए देखिए आगे बात कर लेते हैं। एक शब्द और है, जैसे देखिए दू शब्द है प्लस दू उपसर्ग है प्लस काल एक शब्द में जुड़ा, तो यह हो जाएगा दू काल। यह जो शब्द बन रहे हैं, यह जो शब्द बने हैं, इसमें कर्मधारय समास होगा। अगर ये बताएं कि शब्द कैसे हो रहे हैं, तो आप बताएंगे तद्भव शब्द हो सकते हैं, संधि हो सकती है नहीं हो सकती, जैसी आ रही वैसे उनको जोड़ा जा रहा है, इसीलिए इसमें संयोग है। चलिए हम एक और उपसर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए आप लोग, चलिए देखिए हमारा जो अगला उपसर्ग होने वाला वह भर है। क्या है, भर। अगर हम बात करें भर उपसर्ग की, यह जो भर उपसर्ग है यह हिंदी का मूल उपसर्ग है। यह किसी शब्द से मिलकर नहीं बना है, यह स्वयं से अपने आप हिंदी का एक शब्द है। यह जब किसी शब्द में लगता है, तो अगर हम अगर हम इसकी अर्थ की बात कर लें, तो अर्थ इसका क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे इसका अर्थ होता है भरा हुआ, भरा हुआ, या क्या होता है, या ठीक भी हो सकता है। इसका दूसरा भी अर्थ ठीक होता है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें इसमें भी समास हो सकते हैं, हाँ भाई हो सकते हैं, तो कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें संधि हो सकती है नहीं हो सकती, यह संयोग है, जैसे आएगा वैसे जोड़ा जाएगा।
चलिए, और कैसा शब्द होगा आप बताएंगे तद्भव होगा। चलिए कैसे होगा हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, एक शब्द है पूर, अगर हम इसमें भर उपसर्ग लगा दें तो हमारा शब्द कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे भरपूर। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगर भरपूर का हम बात करें कि इसका पूरा अर्थ क्या होगा, आप बताएंगे पूरा भरा हुआ। ठीक है, क्या अर्थ होगा, तो आप बताएंगे पूरा भरा हुआ। चलिए हम अगला उपसर्ग देख लें, अगला शब्द देखते हैं। अगर देखिए एक शब्द देखिए मार है, अगर हम उपसर्ग लगा दें भर तो हमारा जो शब्द बनेगा कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे भरमार होगा। कैसा शब्द बनेगा, आप बताएंगे भरमार शब्द होगा। अगर एक शब्द देखिए शक है, अगर हम इसमें शक में एक उपसर्ग लगाएं भर तो शब्द कैसा निर्माण होगा, तो आप बताएंगे कि यह जो शब्द है यह होगा भरसक होगा। कैसा शब्द होगा, तो भरसक होगा। एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है पेट, अगर इसमें हम भर उपसर्ग लगा दें तो जो शब्द हमारा होगा यह हो जाएगा भर पेट। चलिए एक और उपसर्ग की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है दिन, अगर इसमें हम भर उपसर्ग लगा दें तो शब्द कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे भर दिन होगा। अगर हम बात करें जो ये शब्द निर्माण हुए हैं इसमें संधि कौन सी हो सकती है, तो आप बताएंगे कोई संधि नहीं होगी, जैसा आया है वैसा जुड़ा जा रहा है, इसलिए इसमें संयोग होगा। तो समास हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं, कौन से, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। तो देखिए आगे, अगर हम बात करें कि इसमें ये शब्द जो निर्माण है कैसा है, आप बताएंगे यह शब्द तत्सम के नहीं है, यह शब्द तद्भव के हैं। इसीलिए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि एक साथ हम लोग 3-3 चैप्टर का साथ अध्ययन करते चल रहे हैं। तो अगला और उपसर्ग हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अगला जो हमारा उपसर्ग आने वाला है वह कौन सा है, वह शब्द होगा उन। क्या शब्द होगा, उन। और हम उन उपसर्ग को देखते हैं कि हम देखते हैं यह संस्कृत के किस उपसर्ग से मिलकर बना है, उसको भी समझ लेते हैं साथ में। चलिए देखिए, आप लोग नोट करिए उन। अगर यह बात करें तत्सम जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं किससे मिलकर बना है, तो आप बताएंगे न्यून से। किससे बनकर बना है, न्यून से। अगर बात करें अर्थ इसका होता है, तो हाँ होता है, तो क्या होता है आप बताएंगे एक कम होता है। क्या होता है, एक कम। तो समास कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। देखिए संध हो सकती है, तो आप बताइए एकदम नहीं संध होगी, यह संयोग होता है। चलिए देखिए आगे, अगर हम बात करें कि कैसा शब्द होगा, तो आप बताएंगे तद्भव शब्द होगा। चलिए देखिए अब समझ लेते हैं एक और। जैसे देखिए एक शब्द है, देखिए 20 है, अगर हम इसमें उन उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बनेगा मतलब 20 से एक कम, तो कौन सी संख्या आएगी, आप बताएंगे 19। ठीक है, अब देखिए एक शब्द है 30, अगर हम इनमें उन उपसर्ग लगा दें तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कौन सा शब्द होगा, आप बताएंगे 29। चलिए देखिए एक शब्द अगर हम बात करें, एक शब्द अगर हम आता है देखिए 40, अगर हम इसमें उन उपसर्ग लगा दें तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कैसा शब्द होगा, तो आप क्या बताएंगे, अब इसको जोड़िए और बताइए क्या होगा, तो आप यह होगा 39। देखिए 39 नहीं होता है, 39 होता है। शब्द शुद्धि पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक शब्द देखिए 80 है, 80 अगर इसमें हम उन उपसर्ग लगा दें तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे 79। और यह जो शब्द बन के तैयार हुए हैं, यह अव्ययी भाव समास होता है इसमें। देखिए यह संख्यावाची शब्द है, लेकिन जब आपने अव्ययी भाव समास में पढ़ा होगा तो हमने बताया था जो संख्या कुछ ऐसे अपवाद में आते हैं जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। देखिए यह जो शब्द हैं यह अव्ययी भाव समास के हैं, द्विगु समास के नहीं हैं। आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कोई संधि नहीं है, यह संयोग है। यह कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे यह तद्भव शब्द है। चलिए इस प्रकार से हमने लगभग 6 या 7
हिंदी के उपसर्गों को देखा, और जो उपसर्ग आप लोगों से बच रहे हैं आप लोग उसको हिंदी के जो उपसर्ग है, तद्भव के उपसर्ग जो हैं आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्लास हमारा जो होगा, जो हमारा तीसरा भेद है विदेशी उपसर्ग के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो आज तक हमारी जो क्लास यहीं तक। तो राधे राधे, नमस्ते।